नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाता है सरकार की शासन प्रणालियों से, गवर्नमेंट गवर्नेंस। और ये हो जाती है रिवीजन क्लास। इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ आपको मैराथन भी मिल जाएगी और करंट अफेयर की भी जो है वहाँ वीडियो मिल जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो सरकार की शासन प्रणालियों से संबंधित। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। और एक एक कर हम सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो ये हो जाती है संसद में। संसद में निहित हो जाती है वो शक्ति, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। तो ये भी हो जाता है संसद। ठीक है, संसद के पास हो जाती है। और ये क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यही सेम क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है यूपी पीसीएस के द्वारा। और यही क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के द्वारा 21 में भी ये पूछा गया है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है। निम्नलिखित के लिए प्राप्त है कानून निर्माण की शक्ति, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है भारत का संघ, इसके लिए प्राप्त है। भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन के लिए प्राप्त हो जाएगी। और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों के और उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त हो जाती है कानून निर्माण की शक्ति। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसके तीनों जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। और तीनों करेक्ट दिए गए हैं, ये आपके 1, 2 और 3 दिए गए हैं, ये डी में दिए गए हैं। ठीक है, और डी जो है इसका हो जाता है करेक्ट। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये हो जाता है 60 दिन। 60 दिन अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सबसे पहले किस देश में आरंभ की गई थी संसदात्मक सरकार? तो ये हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है इसको बोला जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से सही? तो ये हो जाता है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या हो जाता है? संसदात्मक शासन प्रणाली में तो ये हो जाता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संसदात्मक शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या हो जाएगी? क्या हो जाती है आदर्श स्थिति? तो ये हो जाती है द्विदलीय व्यवस्था का होना। ठीक है, इस संसद में शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति हो जाती है। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? कौन सा पद हो जाएगा जो संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाएगा? तो ये हो जाता है प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन हो जाएगी जो उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हो जाती है संसदात्मक सरकार। ठीक है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? कौन हो जाएगा संप्रभु संसदात्मक शासन में? तो ये हो जाता है संसद। संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं करती है? किसके अभाव में कार्य नहीं करती है? तो ये हो जाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल होंगे तभी वो काम करेगी। और राजनीतिक दल नहीं होंगे तब संसदात्मक कार्य कहाँ से काम करेगी? राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है।
तो ये हो जाता है भारत के संविधान से। भारत से संविधान से इनको प्राधिकार प्राप्त होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। कौन हो जाती है उत्तरदायी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है जनता के प्रति। जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाती है अक्षयात्मक सरकार। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और बाकी संसदात्मक सरकार हो जाएगी, स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगी और संघात्मक सरकार भी हो जाएगी भारतीय संविधान की विशेषता। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? कौन हो जाएगा जो संबंधित नहीं है गणतंत्रीय अवधारणा से? तो ये हो जाता है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये संबंधित नहीं है गणतंत्रीय अवधारणा से। भारतीय संसद के अंग हो जाते हैं। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं लोकसभा हो जाएगी, राज्यसभा हो जाएगी और राष्ट्रपति हो जाएगा। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रति सदन में निम्न चरणों से गुजरना होता है। कौन कौन से चरणों से गुजरना होता है? तो ये हो जाता है प्रथम वचन, द्वितीय वाचन और समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन। ठीक है, इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये शून्यकाल जो है ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कहीं से नहीं लिया गया है, ये जो है भारत की देन हो जाती है। ठीक है, भारत की देन हो जाती है शून्यकाल, ये भी आपको याद रखना है। और शून्यकाल में 12 बजे शुरू होने के कारण जो है इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? तो पूरे 12 बजे होता है और इसलिए जो है इसको शून्यकाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन कर सकती है। तो ये हो जाता है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो ये हो जाता है राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, राज्यों का एक यूनियन हो जाएगा। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों के एक यूनियन के नाम से। भू राजस्व संविधान में निम्नलिखित किस कर की श्रेणी में आता है? भू राजस्व किस कर की श्रेणी में आ जाएगा? तो ये हो जाता है कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे में आते हैं, ये हो जाता है भू राजस्व। भारतीय संघवाद बल देता है। भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो ये देता है राष्ट्र की एकता पर। राष्ट्र की एकता पर भारतीय संघवाद बल देता है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? किसने कहा था ये अर्धसंघात्मक है? तो ये हो जाते हैं केसी वियर। केसी वियर के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। कौन सा कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण इसको स्वीकारा गया है। ठीक है, ये एक हो जाता है संघीय ढांचा अपनाने का कारण। किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? एक संघ शासन की संज्ञा दी है। तो ये हो जाते हैं जेनिंग्स। ठीक है, जेनिंग्स के द्वारा सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है भारतीय संविधान को। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? किसे माना जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ? तो ये हो जाते हैं केसी वियर और इनका नाम कई बार आपको परीक्षा में
देखने को मिल सकता है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है जनवरी से दिसंबर की मैराथन क्लास मिल जाती है और ये संपूर्ण करंट हो जाता है उत्तर प्रदेश 2023 का। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है संघात्मक व्यवस्था में? तो ये हो जाता है संविधान के द्वारा। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा होता है। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये हो जाता है संविधान संशोधन के द्वारा संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार हो जाएगा? संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार हो जाता है? तो ये हो जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, ये संघात्मक सरकार के आधार हो जाता है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये हो जाता है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये हो जाता है संसद के दोनों सदनों में। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संतुलन चक्र माना जाता है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है न्यायपालिका। ठीक है, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये हो जाता है कनाडा से। कनाडा से ली गई है भारत की संघीय व्यवस्था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार प्राप्त होता है केंद्र और राज्य सरकारों को, तो ये हो जाता है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? विधायी संबंधों के बारे में है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, ये भारतीय संविधान का भाग हो जाता है जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में हो जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाता है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो ये हो जाती हैं केंद्र को। ठीक है, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन हो जाएगा जो संबंधित नहीं है? तो ये हो जाता है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, ये जो है इनसे संबंधित नहीं है। बाकी सरगरिया आयोग ये संबंधित हो जाता है संघ राज्य संबंध से। राजमन्नार समिति भी हो जाएगी और पुंछी आयोग भी हो जाता है संघ राज्य संबंध से संबंधित। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। अधिकतर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा हो जाएगा कथन सही? तो ये हो जाता है तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, ये हो जाता है करेक्ट। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, ये कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाता है नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं।
भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है? तृतीय तल कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा जाता है 1992 में, ठीक है, 1992 में जोड़ा जाता है तृतीय तल। निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? कौन हो जाएगा जो सदस्य नहीं है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाता है जो भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाता है? तो ये हो जाता है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहे हैं। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य हो जाता है उपयुक्त सभी यानी अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना और अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना। ये तीनों ही जो है आपके हो जाते हैं करेक्ट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। कौन हो जाएगा निर्माण स्रोत अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से? तो ये हो जाता है संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान हो जाता है अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से, निर्माण का स्रोत। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? कौन हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत? तो ये हो जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई है? परिषद स्थापित की गई है। तो ये की गई है 1990 में, ठीक है, 1990 में ये स्थापित की गई है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कोई भी कानून बना सकती है संसद। तो ये हो जाता है बिना किसी राज्य की सहमति से जो है ये बना सकती है कानून। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।